आस्तिक और नास्तिक के बीच ईश्वर के अस्तित्व के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा विवाद है वह बिग बैंग थ्योरी है। किसी आस्तिक के हिसाब से यह ब्रह्मांड खुदा की इच्छा पर वजूद में आया और कुन फाया कुन के अंदाज में आया। उसने चाहा और सब हो गया। जबकि विज्ञान के हिसाब से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के जरिए हुआ है, यानी करीब 14 अरब साल पहले सब कुछ एक बिंदु के रूप में बंद था जिसमें विस्फोट हुआ और स्पेस, टाइम और मैटर के रूप में यह यूनिवर्स अस्तित्व में आया। अब जिस वक्त की यह घटना है उस वक्त ना तो कोई इंसान मौजूद था और ना ही उस वक्त का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। फिर यह अटकलों पर आधारित चुटकुले जैसा लगने वाला सच किस आधार पर एक थ्योरी मान लिया जाए। हम ना तो कोई साइंटिस्ट है ना ही कोई धर्मगुरु, हम और आप आम इंसान हैं जिन्हें सीधी सरल भाषा समझ में आती है। तो दोस्तों, हम इस सीरीज में ब्रह्मांड के बनने और उसके पीछे किसी माइंड के होने या ना होने की सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, वो भी सरल सिंपल वे में। सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग की। बिग बैंग आखिर है क्या? क्या ये महज एक थ्योरी है? इस पर विश्वास कैसे किया जाए? जब कभी हमारे पूर्वजों ने रात में जगमगाते सितारों को देखा होगा तो उनके मन में सवाल आया होगा, आखिर ये सब कहाँ से आया है? तब उन्होंने सोचा होगा ऊपर कोई बैठा है जिसने ये सब रचा है। फिर अलग अलग कबीलों ने उसे अलग अलग रूप में गढ़ लिया। उन्हीं मान्यताओं से जन्मे अलग अलग ईश्वरों और ईश्वर केंद्रित धर्मों ने इस दुनिया को बनने की अलग अलग कहानियां हमें सुनाई। जैसी जिसकी कल्पना थी उन्होंने सृष्टि के सृष्टा को उसी हिसाब से गढ़ लिया। उस समय चीजों को समझने के साधन नहीं थे, लेकिन आज है। सैकड़ों टेलीस्कोप और हबल दूरबीन से वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। आज हम जानते हैं यूनिवर्स उतना ही नहीं है जितना हमें अपने सर के ऊपर दिखाई देता है। पूरे यूनिवर्स में लगभग 2 खरब गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में 10 करोड़ स्टार हैं। उन स्टार्स के अपने अपने ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी भी है जहां पर हम हैं। और एक समय ऐसा भी था जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम ये सब एक बिंदु में समाया हुआ था। फिर उसमें विस्फोट हुआ और सभी स्टार और उनके ग्रह वजूद में आए। वैज्ञानिकों ने हमारे यूनिवर्स के उस बर्थ मोमेंट को नाम दिया है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी के कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो बस कल्पना भर हैं, लेकिन कई बिंदु ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल में सच साबित हुए हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक समय यह ब्रह्मांड बेहद छोटा और गर्म था जो बाद में धीरे धीरे फैलता गया। इसे साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया गया है। इसके सिवा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में इसके सबूत पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह मौजूद है। निर्माण के शुरुआती 3 लाख साल तक यह इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर एक एटम तक नहीं बना पा रहे थे। उस समय यह सारा मैटर हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा के रूप में मौजूद था। इस प्लाज्मा से यूं तो लाइट उस वक्त भी निकल रही थी, लेकिन न्यूट्रल एटम की मौजूदगी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन लाइट को रिडायरेक्ट कर दे रहे थे, जिसके कारण वह ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलता गया और इसका तापमान और घनत्व घटता गया। फिर वह समय भी आया जब एटम अस्तित्व में आया। क्योंकि न्यूट्रल एटम बनाने के बाद लाइट को रिडायरेक्ट करने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे थे, तो पहली बार यह ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट बना। एटम बनने से पहले तक जो लाइट गर्म प्लाज्मा से निकलने के कारण ब्रह्मांड के हर कोने में एक साथ इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में मौजूद थी, अब वो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए ट्रैवल करने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। ये लाइट एक प्रमाण के तौर पर आज भी ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। पिछले 13.5 अरब साल में ब्रह्मांड के फैलने के कारण इस लाइट का वेवलेंथ भी फैलता रहा, जिसके कारण अब यह इंफ्रारेड रेडिएशन तो नहीं रहा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में इसे आज भी ब्रह्मांड में हर जगह डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जानते हैं। जब कोई चीज काफी गर्म हो जाए तो उससे लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे कोयला या तपते लोहे को ही ले लीजिए। गर्म वस्तु से निकलने वाली लाइट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अगर यह ब्रह्मांड शुरुआती दिनों में काफी गर्म था तो इससे भी तपते लोहे की तरह काफी लाइट निकली होगी। बीतते समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा जरूर हुआ है, पर फिर भी हमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए, और बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यह वाकई में हर जगह पाया भी गया है। इसे जांचने के लिए एक थ्योरेटिकल ब्लैक बॉडी कर्व बनाया गया था जो बिग बैंग थ्योरी पर आधारित था। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से मिले डेटा से बनाए गए थर्मल स्पेक्ट्रम से इसका मिलान किया गया, तो दोनों ग्राफ लगभग समान साबित हुए। और इस ग्राफ से जब ब्रह्मांड का तापमान निकाला गया तो वह 2.7 केल्विन आया, और जब वाकई में आज के ब्रह्मांड के तापमान की जांच की गई तो 2.725 केल्विन आया, जो कि लगभग अनुमानित तापमान के आसपास ही था। यहाँ भी बिग बैंग थ्योरी सही साबित होती है। ब्रह्मांड में कुछ भी देखने का जरिया वे फोटोन्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं, और असल में हम उनके जरिए अतीत को देखते हैं। यानी अगर हम 1000 प्रकाश वर्ष दूर के किसी तारे को देख रहे हैं तो वह इमेज दरअसल 1000 साल पुरानी है,
जो प्रकाश के माध्यम से हम तक पहुंची है। इसी तर्ज पर ब्रह्मांड में हम ब्रह्मांड के अतीत को देख सकते हैं। शुरुआती गर्म दौर के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ और हाइड्रोजन एटम्स बनने शुरू हुए, गर्म प्लाज्मा गैस में तब्दील हुआ, तो उस समय में केवल गैस के बादल ही मौजूद थे। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर हम ब्रह्मांड के अतीत में देखते हैं तो हमें वो गैस क्लाउड्स दिखने चाहिए। और मजे की बात यह है, आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से जब 12 से 13 अरब साल पहले के ब्रह्मांड को देखा गया तो गैस क्लाउड्स वाकई में मिले भी। इसके सिवा डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट के निष्कर्षों से बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यह साबित हो गया कि एक समय यह ब्रह्मांड बहुत छोटा था जो बाद में एक्सपेंड हुआ और लगातार आज भी एक्सपेंड हो रहा है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि एक शोर मचाती गाड़ी आपकी तरफ आती है और गुजरती हुई दूर चली जाती है। उसकी आवाज़ हल्की से तेज होती हुई फिर हल्की होती जाती है। ऐसा साउंड वेव की वेवलेंथ की वजह से होता है। कोई आवाज़ आपसे दूर जा रही है तो उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, उतनी ही आवाज़ आपको तेज सुनाई देगी। ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है, क्योंकि वह भी एक वेव है जो जब हमसे दूर जाएगी तब उसकी वेवलेंथ बढ़ने पर उसके किनारे लाल पड़ते दिखेंगे, जबकि स्थिर होने पर ऐसा नहीं होगा। इसी आधार पर दूर होती गैलेक्सीज हमें यह बताती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। कुल मिलाकर बिग बैंग थ्योरी भले ही सारे सवालों के जवाब न देती हो, पर कई सवालों के जवाब जरूर देती है और इस संभावना को बल देती है कि यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग से हुआ है और यह ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों के अनुसार बना है। लेकिन कुदरत का एक नियम है, जो बना है उसे नष्ट भी होना है। इस ब्रह्मांड के नष्ट होने की प्रक्रिया होने को कोई भी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे लेकर 3 तरह की थ्योरी दी जाती है: बिग रिप, बिग फ्रीज या बिग क्रंच। पहले अगर बिग फ्रीज की थ्योरी को टटोले तो यह थर्मोडायनामिक्स के एक लॉ से निकली है, जो कहती है कि अरबों खरबों वर्षों में मैटर धीरे धीरे अपने आप को रेडिएशन में बदलकर खत्म कर देगा। सभी स्टार्स अपनी ऊर्जा खो देंगे। ब्रह्मांड एक दिन एकदम ठंडा होकर अंधकार में डूब जाएगा। इसे गति देने वाली हर ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हर चीज ठंडी होकर स्थिर हो जाएगी। इसके सिवा जो सामने दिखती संभावना है वह बिग रिप की है। इसे यूं समझिए कि ब्रह्मांड में हर एक चीज अपनी ग्रेविटी से बंधी अपनी जगह पर परिक्रमा कर रही है, लेकिन यूनिवर्स में डार्क एनर्जी एक ऐसा बल है जो ग्रेविटी पर हावी हो रहा है और इसकी वजह से ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बिग रिप की थ्योरी कहती है कि एक दिन ये इतना फैल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नामात्र ही रह जाएगी। ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट टूट जाएंगे और ग्रेविटी के न होने से एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि एटम्स तक टूटकर बिखर जाएंगे और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कोई पार्टिकल एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएगा। तीसरी थ्योरी बिग क्रंच की है, जिसके मुताबिक एक दिन इसका फैलाव रुक जाएगा और डार्क एनर्जी के कमजोर पड़ते ही ग्रेविटी पुनः हावी हो जाएगी और सभी गैलेक्सीज एक दूसरे की ओर खींचकर एक दूसरे से टकराने लगेंगी और इसका आकार लगातार सिकुड़ता जाएगा। खत्म होने से 1 लाख साल पहले तापमान इतना बढ़ जाएगा जितना कई तारों की सतह पर होता है। इस कंडीशन में एटम्स भी टूटकर बिखर जाएंगे और जगह जगह बन गए ब्लैक होल्स द्वारा निकल लिए जाएंगे, जो अपने आसपास का सारा मैटर निकल रहे हों। फिर सब मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन जाएंगे, जिसका मास पूरे यूनिवर्स के बराबर होगा और जो अंततः पूरे यूनिवर्स को निकल जाएगा और यूनिवर्स का सारा मैटर क्रस्ट और कंप्रेस्ड होकर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पर इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद ब्लैक होल खुद को खत्म कर लेगा और बचेगा तो सिर्फ वह एक बिंदु जो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे होगा। किसी अगले बिग बैंग के इंतजार में, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए।